दोस्तों, ईरान के साथ बातचीत के बीच में ही आज अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। अमेरिकी चैनल CNN और अमेरिका के नंबर 1 अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री जल्द ईरान पर स्ट्राइक करने जा रही है और ये स्ट्राइक यानी हमला इसी शनिवार को हो सकता है। That the US military will be ready to carry out military action by this weekend. उधर ईरान के सेना अध्यक्ष अब्दुल रहीम मुसाफी ने कहा है कि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि बातचीत के बीच, डिप्लोमेसी के बीच अमेरिका धोखा देगा और धोखे से ही हमला करेगा। उन्होंने कहा कि सबसे जो अफसोस की बात है वो ये कि रमज़ान के महीने में अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो उसकी नीति और नीयत दुनिया के आगे एकदम बेनकाब हो रही। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान की फौज पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। ईरानी प्रेस के मुताबिक तकरीबन 3000 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान के सीमा पर तैनात हैं। इसके अलावा ईरान की 300 से ज़्यादा स्पेशल मिसाइल बोट समंदर में उतारी जा चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ईरान 100% वॉर रेडी है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर ट्रंप को हमला ही करना था, स्ट्राइक ही करनी थी, तो फिर वो पिछले 15-20 दिन से ईरान को बातचीत में क्यों इंगेज कर रहे थे? क्यों न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी? क्यों पहले राउंड की बातचीत ओमान में हुई, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में बातचीत हुई, तीसरी बातचीत 2 हफ्ते बाद होनी है? अगर ट्रंप बातचीत ही करना चाहते थे तो फिर हमले की बात अचानक क्यों आई? अब अमेरिकी जानकारों का कहना है कि दरअसल ट्रंप टाइम बाय कर रहे थे, इसलिए ईरान को इंगेज कर रहे थे। अब ईरान ने तीसरे राउंड की बातचीत के लिए 2 हफ्ते 2 वीक्स मांगे, 14-15 दिन मांगे हैं। इसका मतलब 5 मार्च को ईरान अपने जवाब के साथ तैयार होगा। सवाल इस बात का है कि ट्रंप, जैसा कि अमेरिकन मीडिया कह रही, अभी स्ट्राइक कर देंगे या फिर वो 10-15 दिन रुकेंगे तीसरे राउंड की बातचीत के लिए। डिसाइड ट्रंप को ही करना है। अब ट्रंप ने एक और चालाकी की है। उन्होंने इस बार, या यूँ कहें पिछले 10-15 दिनों में, जो अपने फाइटर जेट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इनको मिडिल ईस्ट के जो एयरबेस है वहाँ से शिफ्ट करके यूरोप में इन फाइटर जेट्स को पार्क किया। यानी वो इस बार अगर जंग लड़ते हैं तो अरब देशों का एयरबेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। सऊदी अरब, कतर, बहरीन या ओमान के एयरबेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका के जितने फाइटर जेट्स हैं वो पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस, साइप्रस यहाँ पर पार्क हो रहे हैं। यानी इस बार ईरान पर हमला होगा तो यूरोप के एयरबेस अमेरिका इस्तेमाल करेगा। ये एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट है ट्रंप का पिछले कुछ दिनों में। अब अमेरिकन मीडिया का ये भी कहना है कि दरअसल ट्रंप 19 फरवरी से पहले अटैक नहीं करना चाहते थे। 19 फरवरी को, यानी आज, गाज़ा पीस बोर्ड की बैठक है और इस बैठक में ट्रंप कई मुस्लिम देशों के साथ गाज़ा पीस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यानी फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जो सबसे बड़ा विवाद है उसको सुलझाना चाहते हैं। अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नाटक है, एक थिएटर है। दरअसल 19 फरवरी के बाद ही ट्रंप ईरान पर हमले की तारीख, ईरान पर हमले का समय तय करेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर ट्रंप अटैक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं ईरान पर और ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देता है, तो क्या ये जो जंग है पिछले बरस की तरह 10-12 दिन चलेगी या जंग इस बार लंबी खिंचेगी? महीना, 2 महीना या और लंबी जंग ये खिंच सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका के अलाइज़ हैं, खासकर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE या फिर कतर या फिर कुवैत, इस तरह के जो अरब मुल्क हैं जहां बादशाहत है, ये इस जंग में अमेरिका के साथ जाएंगे या ईरान के सपोर्ट में आएंगे, एक इस्लामिक सॉलिडारिटी के सपोर्ट में आएंगे। जिस तरह के संकेत अली खामनाई ने दिए कि इस बार ये जंग सिर्फ ईरान नहीं लड़ेगा बल्कि ये रीजनल वॉर होगी। और तीसरी बड़ी बात, क्या चाइना और रशिया, जो पूरी तरह से मिलिट्री बैकअप दे रहे हैं ईरान को, क्या चाइना और रशिया इनडायरेक्टली इस वॉर में इंगेज रहेंगे या फ्रंट पर भी आएंगे? अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जहां ये अंदेशा खटकता रहता है कि कहीं ये जंग ज़्यादा दिन चली तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए।
अब इसी तरह के सवाल मैंने आज अमरीश मिश्रा से किए। वो एक वॉर हिस्टोरियन ही नहीं, ईरान और इजराइल के एक्सपर्ट भी हैं। बहुत सी अंदर की जानकारी आज अमरीश मिश्रा ने दी है। अमरीश जी, पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो ट्रंप हैं उनको बातचीत पर भरोसा है, वो डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, वॉर पे जाना नहीं चाहते। और पहले राउंड की बातचीत हुई, फिर दूसरे राउंड की बातचीत हुई, फिर तीसरे राउंड की बातचीत होनी थी ईरान और अमेरिका के बीच में। ये अचानक जंग शुरू होने की बात कैसे आ गई कि शनिवार से जंग शुरू हो सकती? अमेरिका ने एकदम से ये पैतरा कैसे बदल लिया? दीपक जी, देखिए, ट्रंप को मेरे ख्याल से शुरू से ही ये विश्वास नहीं था कि बातचीत कहीं जाएगी, और वो पूरा टाइम बाय कर रहे थे। आप पूरा पैटर्न देखिए, बात हो रही थी 15 जनवरी के आसपास स्ट्राइक करने की, लेकिन ईरान को स्ट्राइक करना, ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, कोई इराक नहीं है, उसको स्ट्राइक करने का मतलब था बड़ा सैन्य जमावड़ा, और वो पूरा 1 महीने में इधर पूरा हुआ। देखिए, पूरे इधर महीने में क्या हुआ, 15 जनवरी से 15 फरवरी ले लीजिए आप, आज 19 फरवरी है, उसमें इब्राहिम लिंकन पहुंचा जो कि साउथ चाइना सी में था। उसमें जो 300 से 400 फाइटर जेट्स हैं वो पहुंचे, अभी तक पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं एयर के, जो हवा में ही पहले से वार्न कर देते हैं, वो पहुंचे। रेडार जैमिंग सिस्टम्स पहुंचे, और स्ट्रेटो टैंकर्स पहुंचे जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर देते हैं। बहुत बड़ा इंतजाम मतलब आप कह रहे हैं 1 महीने के बीच तैयारी चल रही थी? पूरी तैयारी चल रही थी, एक एक दिन, एक एक पल तैयारी चल रही थी। दुनिया को चाहे कुछ भी बताया जा रहा था, दूसरी चीज, लेकिन एक एक पल तैयारी चल रही थी, इधर से भी उधर से भी। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ बात जो कर रहे थे, बातचीत का नाटक कर रहे थे? दरअसल इस 1 महीने के पीरियड में उन्होंने ईरान की नाकेबंदी करने के लिए उनको वक्त चाहिए था, और अब वो वक्त आ गया है जब उनकी नाकेबंदी पूरी हो चुकी है। देखिए दीपक, ये तो एक बात है कि वो वक्त आ गया है जब उनकी नाकेबंदी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो इरादा है वो ट्रंप नेतन्याहू ने जनवरी से बनाया हुआ है। जब से वो प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद वो सफल नहीं हुए, तब उन्होंने सोचा कि अब अगर ये भी हम मौका हाथ से जाने देंगे, तब फिर ये रिजीम आने वाले 10-20 साल तक इसको कोई छू नहीं सकता है। तो उन्होंने तभी फैसला कर लिया था। बस सवाल ये था कि एसेट्स जो हैं सारे कैसे जमा किए जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान ने भी ये समझ लिया कि ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, रिजीम चेंज ये करा के मानेंगे, क्योंकि ये हर तरह की कोशिश करेंगे। इन्होंने प्रोटेस्ट करा लिए, उसके पहले हमले भी किए थे। तो इसलिए इमाम खामने की शुरू से ये लाइन थी कि जंग होनी है। अब लेकिन उसमें एक डिप्लोमेसी को एक चांस देना, एक ये देना, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती, तो वो उन्होंने अपने लोगों से करवाया। लेकिन दोनों ही तरफ से, ट्रंप, नेतन्याहू और इमाम खामने, जो 3 प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, दे वर वेरी क्लियर इन देयर माइंड दैट वॉर इज इनएविटेबल। मतलब आप कह रहे हैं कि इमाम खामनाई, उनको भी इस बात का इल्म था कि ये जो बातचीत है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बातचीत हो रही है कि हम भाई डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वॉर हमारा पहला ऑप्शन नहीं है। और यही बात ट्रंप को भी पता थी, यही बात नेतन्याहू को भी पता थी कि बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ही सैद्धांतिक मतभेद हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में। ऐसे मतभेद जो शायद आज नहीं, 10 साल बाद भी जिन पर कहीं पर कोई एक राय नहीं बन पाएगी। तो आपका ये कहना है कि दोनों तरफ से तैयारी हो रही थी, और ये क्या बात सही है कि ईरान ने भी 3000 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपने बॉर्डर पे तैनात कर दी? क्या ये भी आपको खबर मिलिट्री सूत्रों से मिल रही है ईरान से? आपके जो वहाँ पर सोर्सेज हैं, तमाम पत्रकार हैं, क्या वो आपको बता रहे हैं तेहरान से कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी है आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, ईरान की? देखिए दीपक, ये जो तैयारी की बात जो आप कह रहे हैं, वो तैयारी तो इस लेवल की है कि आप सोचिए, जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज हैं, यानी ईरान का मैप अगर आप देखिए, और इधर गल्फ ऑफ ओमान है, तो वो पूरा ऐसे एक नोक की तरह वो बाहर आ रहा है, और ये स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के एक तरफ इब्राहिम लिंकन है क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान है, और दूसरी तरफ वहां पर पर्शियन गल्फ है, जहां से अरब देशों का तेल निकलता है। अब दोनों जगह
दोनों जगह जो ईरान ने घेराबंदी की थी, उधर पर्शियन गल्फ में जो 3 आइलैंड्स हैं उनको पूरा फोर्टिफाई किया इस पूरे बीच में। उसके बाद अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं परचिन में, नतांज में, इस्फहान में, बुशहर में, उनको इतना नीचे गाड़ दिया कि B2 बॉम्बर्स वहां पहुंच नहीं सकते। और 3000 मिसाइल्स की जो बात है उसमें तो ये है कि ईरान ने इसी 1 महीने में कम से कम 2 और वेरिएंट पैदा किए मिसाइल्स के, जिसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं कि उसकी रेंज क्या है, वो मार सकती है। और जो हमको बताया गया है वो ये बताया गया है कि एक उनके पास हथियार है, एक मिसाइल है जिसके कोऑर्डिनेट्स, यानी वो खैबर शिकनी है लेकिन उसका एक वेरिएशन है, उसमें इजराइल के कोऑर्डिनेट्स बकायदा उसको फीड इन किया हुआ है कि वो चलेगी तो इजराइल को ही मारेगी वो, और कहीं वो जाएगी नहीं, इस तरीके की। और दूसरी तरफ इब्राहिम लिंकन पर सीधा निशाना है। क्या एक चीज़ मैं क्योंकि आप मिलिट्री हिस्टोरियन हैं और आपने ईरान के कई दौरे किए, वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट से आप मिले हैं, ये जो सबसे बड़ा जंगी जहाज़ है USS अब्राहम लिंकन, जो इस वक्त ओमान के समंदर पे पोजीशन जिसने ले रखी है और जहाँ पर तमाम एयरक्राफ्ट उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं इस शिप से, क्या इस शिप को ईरान की मिसाइल डुबो सकती हैं? क्योंकि ये तो जैसे एक शहर है उस तरह का, इतना बड़ा है जैसे छोटा सा कोई कस्बा हो। ये जो जहाज है, 25,000 सैनिक इस जहाज में हमेशा काम करते रहते हैं। क्या इतने बड़े जहाज को अ, अली खामनाई की मिसाइल डुबो सकती है, जो अली खामनाई कह रहे थे? दीपक जी, जो CIA एनालिस्ट जॉन किरियाको ने कहा था, जो उनका बयान कल आया, उसमें उन्होंने साफ किया था, देयर इज नो डिफेंस अगेंस्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल। इब्राहिम लिंकन के पास कोई सुरक्षा नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने, नथिंग, इट विल बी आप कह रहे ब्लोन हैं अवे। कि आप कह रहे हैं कि ईरान की जो हाई स्पीड मिसाइल, इसको रोकने की कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के कोई पास। सिस्टम ही नहीं है। कोई इब्राहिम सिस्टम। लिंकन इज अ सिटिंग डक। ओके। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये अगर जंग होती है जिस तरह के संकेत आज मिल रहे हैं, अ, ये 10-12 दिन तक चलेगी, ये लंबी खिंच सकती है, महीने 2 महीने, और क्या अल्टीमेटली इस जंग में कुछ और मुल्क भी शामिल होंगे? देखिए दीपक जी, इसके 2 पहलू हैं जो लंबी चलने की बात है, और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स जंग है, जटिल जंग है। और इसलिए मैं दर्शकों से भी कहूंगा इस पे थोड़ा सा इसके सैनिक पहलू को भी समझा जाए, क्योंकि देखिए क्या है कि अमेरिका ने यह इंतजाम किया है जो दुनिया की किसी युद्ध में कभी नहीं हुआ, कि उसके हवाई जहाज 2 से 250 की संख्या में 48 घंटा, 72 घंटा वो एयर पे रहे, रिफ्यूलिंग के लिए भी नीचे ना आए। यानी उसको अच्छा, डर है कि आसमान में ही अगर रहें, उसके, हाँ, वो हवा एयर में ही में रहें, रहे, आसमान में रहें जी। आसमान में रहे। और वो रिफ्यूल, अरे कैसे रह सकता है कोई जेट आसमान में? लेकिन वहां पर स्ट्रेटो टैंकर्स है, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। उसके बाद अमेरिका के पास ग्राउलर्स हैं, जो 6 या 7 जेट के साथ एक ग्राउलर है, यानी जो ईरान का रडार जाम कर सकता है। इस तरीके के तमाम उनके पास और भी जो G3 सेंट्री उनके पास है। इसका मतलब क्या हुआ दीपक जी? इसका मतलब ये हुआ सैन्य लिहाज से अमेरिका को डर है कि अगर हम जमीन पे रहे तो हम मारे जाएंगे। देखिए ये बात है, तो वो ये कह रहा है कि हम हवा में ही रहेंगे। सोचिए कितनी, ये कभी कभी वॉर में नहीं हुआ ना, आई एम माई सेल्फ, मतलब मैं उसको देख के समझ के मैं समझ रहा हूं ये क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल मन बना चुके हैं कि बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना ओके। है। ये एक चीज़ मैं यूनिक और चीज। जानना चाहूँगा, अमरीश जी, एक और बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि ये जो जंग आप बता रहे हैं हो सकती है और आज संकेत इसके सामने आ रहे हैं, क्या अमेरिका जो उसके मिडिल ईस्ट में जो एयर बेस हैं, जैसे सऊदी अरब में एयर बेस है, उसका मिलिट्री एयर बेस कतर में है, जॉर्डन में है, बहरीन में है, यूएई में है, ओमान में, तो क्या अमेरिका अरब मुल्कों में जो उसके एयर बेस हैं वहाँ से टेक ऑफ करेगा, या फिर यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जो लगी हुई हैं मेडिटेरियन सी से, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, ग्रीस है, इटली है, यहाँ से अटैक करेगा अपने विमानों से? विमान टेक ऑफ कहाँ से करेंगे? देखिए विमान ज्यादातर
मुझे लगता है वो यूरोपियन बेसिस से करेंगे, क्योंकि रमजान का महीना है और अरब देशों को, मुस्लिम देशों को अभी अमेरिका इसमें, और वो भी सब मना कर चुके हैं, तो इसलिए जोर जबरदस्ती अगर ट्रंप उनके साथ भी करेगा तो इस समय उल्टा पड़ जाएगा। अभी वो इसीलिए उसने विकल्प ढूंढा है, और आप देखिए तो स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी का रैमस्टाइन बेस, यूके का लैकेन हीथ बेस, यूके तक में, यूके बहुत दूर नहीं है, यूके से भी कवर हो सकता है। अच्छा, इधर आ जाइए, ग्रीस है। क्रीट, जी, क्रीट, साइप्रस, डिको गार्शिया, बल्गेरिया, और भी ईस्ट, अगर वो चाहे तो ईस्ट यूरोप में और भी अमेरिकन बेसेस हैं, वहां से भी हमला, रोमेनिया में है, बहुत सारी जगह, वहां से भी हम वो हमला कर सकता है। और एक महीने में जो हुआ है वो ये भी हुआ है कि जो पहले प्लानिंग थी कि मिडिल ईस्ट से हम हमला करेंगे, मिडिल ईस्ट के बेसिस से, उसको ओके पूरा बदलना पड़ा, ओके और इन ओके, लोगों गॉट को योर नया पॉइंट। घेरा बनाना पड़ा। एक बड़ी बात अमरीश जी कह रहे हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि पहले तो तैयारी मिडिल ईस्ट से ही थी कि हम जॉर्डन से हमला करेंगे, हम कतर से हमला करेंगे, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब के बादशाह, उनके सुल्तान, उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं, हम ईरान के इस युद्ध में अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे, तो धीरे धीरे अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट से शिफ्ट करके यूरोप के बॉर्डर पर रख दिए हैं, और यहाँ से ये हमला हो सकता है। मैं ज़रा ईरान की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप ईरान के बहुत से मिलिट्री सेंटर्स पर खुद गए हैं, वहाँ के मिलिट्री कमांडर से मिले हैं, वहाँ के राष्ट्रपति से, ईरान के राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हुई है, खामनई के जो सलाहकार हैं उनसे आपकी मुलाकातें हुई हैं, और वहाँ के जो बड़े पत्रकार हैं उनसे भी आपकी बातचीत है, उनके आप टच में रहते हैं लगातार। क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए हमला होता है, युद्ध शुरू होता है, और अमेरिका सबसे पहले ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ बमबारी करता है, उसके बाद ईरान क्या करेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ईरान सबसे पहले अब्राहम लिंकन पे स्ट्राइक करेगा। जो यूएस का जो एयरशिप, वॉरशिप है। हाँ, जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो एक कस्बे की तरह है, 25,000 लोग हैं जैसे आपने कहा, उस पे वो सीधे हमला करेगा, क्योंकि वो एकदम एक ईरान के लिए सॉफ्ट टारगेट है, और दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि दुनिया उसको इतना बड़ा तोप समझती है कि जिसको कोई भेद नहीं सकता, जबकि सच्चाई ओके, दूसरी है, सच्चाई चलिए, बाहर भी आ आप जाती कह रहे हैं पहला टारगेट ईरान का अमेरिका के सबसे बड़े खौफनाक जंगी जहाज के बेड़े पर होगी, यूएस अब्राहम लिंकन पे, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? है। नेक्स्ट वो जो यूएस के बेसिस हैं, और इजराइल, यूएस के बेसिस से अगर वो नहीं होता है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, नेक्स्ट उनका इजराइल है, या साइमल्टेनियस भी, क्योंकि बहुत सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इजराइल में लगे हुए हैं, जैसे थाड है, ओके, पेट्रियट है, डेविड स्लिंग है, तो ईरान ये चाहेगा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम खत्म कर दें, तो वो ईरान इजराइल पे हमला करेगा, इस बहाने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी खत्म होंगे, और इजराइल को जो मिटाने की बात है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। जी, मतलब आप एक बात ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इजराइल में जो मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका का है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पर टारगेट होगा। उसमें एक पन दो काज है कि मिलिट्री इक्विपमेंट पे भी टारगेट हो रहा है और इजराइल पे भी टारगेट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो सऊदी अरब में अमेरिका के एयरबेस हैं, या अमेरिका की एयरबेस जो कतर में है, इस पर शुरू में अवॉइड करेगा ईरान? ये संभव है कि वो अवॉइड कर सकता है, अगर वहां से हमला नहीं हुआ, अगर उनका सॉइल नहीं यूज हुआ, अगर उनका सॉइल या उनकी एयर स्पेस, दोनों, सॉइल भी एयर स्पेस भी, अगर दोनों इस्तेमाल नहीं हुए तो ईरान शुरू में अवॉइड करेगा, शुरू में अवॉइड और फिर वो उसकी उसकी अपनी स्ट्रेटजी है। ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो यूरोपियन बेसिस पे भी तनी हुई है, ये बहुत ओके, जो अंदर के एनालिस्ट हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो जर्मनी है, रैमस्टाइन, वहां तक ईरान की मिसाइल पहुंच सकती है, स्पेन तक पहुंच सकती है, पोर्चुगल तक पहुंच सकती है, इटली तक पहुंच सकती है, और उधर जी जी, बल्गेरिया वगैरह में भी पहुंच सकती है, वो कोई बहुत बड़ी उसमें चीज नहीं है। ओके। एक चीज़ और, ये जंग आप कह रहे हैं कि ये जंग 10-12 दिन की नहीं, जैसे पिछले साल हमने जंग देखी, जून में 12 दिन की जंग थी। ये जंग आपको खिंचती हुई दिख रही, लंबी जंग चलेगी, रुक रुक के होगी, लॉन्ग पीरियड? हम रुक रुक के नहीं कहेंगे, ना केवल लंबी खींचेगी, इसमें उतार चढ़ाव होगा, इसमें स्मूथ नहीं होगा कि कोई एक साइड जीत रही है शुरू में और उसको वही जीत रही है, या दूसरी साइड जीत रही है वही जीत रही, नहीं, इसमें ऐसे ऐसे होगा, वेव की तरह ऊपर नीचे होगा।
कोई Okay. कभी लगेगा कोई किसी का पलड़ा भारी है, कभी लगेगा किसी का पलड़ा भारी। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा कि जब पिछली बार जनवरी के फर्स्ट वीक में आप ईरान में थे, आप उनके कुछ साइट्स पर भी गए थे, मिलिट्री साइट्स पर भी गए थे, और आपने कहा था कि हमने वहाँ चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स देखे, वहाँ चाइनीज़ देखे, रशियंस देखे। तो क्या अभी भी चाइना की आर्मी के जो टेक्नीशियंस हैं या जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स रशिया के, ये अभी भी ईरान में हैं, नंबर एक? और नंबर दो, क्या चाइना और ईरान बैकअप के अलावा सामने भी आ सकता है युद्ध में? देखिए, रशिया तो ऑलरेडी है वहां, अभी नेवल एक्सरसाइजेस चल रही हैं। तो अभी अगर हमला हुआ, जैसे सैटरडे तक की जो बात हो रही है कि सैटरडे तक हमला हो सकता है, तो उसमें तो रशिया, मेरे ख्याल से उसको किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे इस समय पीछे जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको मेरे ख्याल से ट्रंप ने, या तो ट्रंप जानबूझ के ये कर रहे हैं, नहीं तो वो एक दो दिन रुक के करेंगे। चाइना की जो बात है, चाइना में देखिए, चाइना ने साइबर अपनी पूरी मदद, चाइना का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन साइबर है और साइबर और इलेक्ट्रॉनिक। डेटा। हाँ, डेटा, और उनके दूसरी मैंने ईरान, इजराइल और अमेरिका के सिस्टम्स को हैक कर देना, या जो एयरबॉर्न उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं, उनको जाम कर देना। क्योंकि अमेरिका के पास फ्लाइंग रडार्स हैं, यानी आप नीचे अगर आपने रडार नष्ट कर दिया, तब भी उनके पास हवाई जहाज हैं जिनमें रडार फिट है। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो चाइना उनको संभालेगा, उनको डिसेबल कर सकता है, उसको। तो ये एक लड़ाई चलेगी सामने, एक लड़ाई चलेगी तो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, ईश्वर ना करे लंबा खींचे, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इट कैन हेड फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्या फिर तीसरे विश्व युद्ध जैसी बात भी हो सकती है? क्योंकि अमेरिकन मीडिया बार बार लिख रही है कि ये जो जंग है, अगर ये आगे बढ़ी तो ये फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी। मैं तो यही मानता हूं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगी। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी कि नहीं वो अलग सवाल है, लेकिन सारी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। क्योंकि रशिया चाइना के आने का मतलब ही ये हो गया कि ये एक तरीके से इसमें कई देश इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद यूरोप भी अमेरिका के साथ जाएगा, और जो बाकी ग्लोबल साउथ के देश हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम देश हैं, वो ईरान के साथ जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब ये वॉर शुरू हो तो जो ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, जो ईरान के बाहर, यानी जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, यमन में हैं, हुतीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये लोग अपना अपना अलग अटैक लॉन्च करें इसराइल इसराइल पे। और ये जब पे अपना अलग अटैक लॉन्च मल्टी करेंगे अटैक तो सिनेरियो आपको दिख रहा है? मल्टी अटैक सिनेरियो आपको दिख रहा है? कई मल्टी मोर्चों से अटैक, मल्टी युद्ध डोमेन, होगा। और दायरा बढ़ता जाएगा जंग का, धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाएगा। चलिए, दायरा बढ़ता जाएगा जंग का। जंग छोटी नहीं, लंबी है, तैयारियां हैं, और जंग इसलिए होगी क्योंकि अमरीश जी कह रहे हैं कि आज ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स या CNN ने कहा है कि इस वीकेंड से ही जो है जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी डिफेंस हेडक्वार्टर्स, पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कहा है कि हमारी फौज अब पूरी तरह से तैयार है। अब हम राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये जंग सैटरडे को भी शुरू हो सकती है, अगले हफ्ते भी हो सकती है। इस तरह की तैयारियां हैं, और जंग छोटी नहीं, लंबी होगी। 12 दिन की जंग नहीं होगी पिछले साल की तरह। इस बार ये जंग जो है वो लंबी खींचेगी, और हो सकता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ जाए। ईश्वर से मैं तो यही चाहूँगा कि ये जंग ना हो, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये पूरे हालात बढ़ते हैं तो जान माल का बहुत बड़े पैमाने पर जो है नुकसान होगा। और ये जो कत्लो गारत है, ये कहीं ना कहीं दुनिया को बहुत बड़ा एक नुकसान देके जाएगी। अमरीश जी, आप इस प्रोग्राम में आए और आज आपने बहुत सी मिलिट्री की बहुत बारीकियां समझाई, बहुत आसानी से समझाई कि क्या होगा, कैसे होगा, और किस तरह से इस बार अमेरिका ने स्ट्रैटेजी चेंज करी। बजाय मिडिल ईस्ट के बेस से वो यूरोप से अटैक करेगा। लेकिन आपने ये भी कहा कि ईरान की भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, और आपने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ये युद्ध हुआ तो फिर इसराइल को ही होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।